नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में और साथ ही साथ बातचीत करेंगे महाराष्ट्र के अंदर क्या उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इन सब मसलों में बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के सांसद कुमार केतकर, लेकिन उससे बड़ा उनका परिचय है देश के जाने माने संपादकों में और देश के बहुत बड़े पत्रकारों में उनका शुमार होता है। उनसे बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस दिशा में आपको हमारी मदद करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़ें और हमें आर्थिक भुगतान करें, तो न केवल ये सत्य हिंदी के लिए बल्कि पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी मदद होगी। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और इस भूमिका में आप अपनी भूमिका भी बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि बिहार के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर से कई गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद पी चिदम्बरम ने बातचीत की और अभी गुलाम नबी आजाद का भी बयान आया है। और सबका लब्बो-लुबाब यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी स्थिति में बनी रही तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी का एक सशक्त विकल्प हो पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर कांग्रेस एक सशक्त विकल्प नहीं हो पाएगी तो फिर बीजेपी पर अंकुश कैसे लगेगा, बीजेपी की नीतियों पर प्रहार कैसे होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या कांग्रेस पार्टी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बीच एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि पिछले दिनों बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 3 महीने के अंदर वहां पे बीजेपी की सरकार होगी। साथ ही साथ शिवसेना के एक विधायक हैं प्रताप सरनायक, उनके घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा मारा गया। और ये प्रताप सरनायक वही है जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान दिया था और साथ ही साथ कंगना रनावत पर भी तीखी टिप्पणियां की थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये बदले की कार्रवाई है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है। इन्हीं मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुमार केतकर साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो प्रताप सरनायक के छापे मारे गए हैं, इस छापे को आप किस नजर से देखते हैं। मुझे लगता है ये होने वाला ही था। जब प्रताप सरनाइक ने असेंबली में सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी के बारे में और कंगना रनावत के बारे में, तब ये क्लियर था कि इसका बदला बीजेपी जरूर लेगी, क्योंकि बीजेपी ने उनका सरकार जाने के बाद 1 बरस में इतने बदले की घोषणा की है, इतने बदले के प्रयत्न किए हैं। और उनको सबसे बुरा लगता है कि उनका जो अलाय था, सबसे बड़ा अलाय था मोर देन 30 इयर्स, वो अलाय छोड़ के उनका मुख्यमंत्री बन गया है। मुझे तो लगता है जैसे बीजेपी कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी मानती है, देश के ऊपर शत्रु भी मानती है, लेकिन उससे भी ज्यादा आजकल बीजेपी उद्धव ठाकरे को पर्सनली और शिवसेना को शत्रु मानती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ दगाबाजी हुई है। मुझे लगता है उनके साथ दगाबाजी नहीं हुई है। दगाबाजी हुई है तो शिवसेना के साथ हुई है, क्योंकि उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा। वो जब बना नहीं तब उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ बात नहीं की है, मोदी जी के खिलाफ बात नहीं की है, शाह के खिलाफ भी बात नहीं की है। और फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से बर्ताव उनका रहा शिवसेना के साथ और मेनली उद्धव के साथ, जिस तरह वो उद्धव को टेकन फॉर ग्रांटेड और इंसल्टिंगली बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है उद्धव ने फिर भी बहुत संयम से लिया था। जब उनका सरकार बनाया गया तब उनको लगता था 3 महीने के अंदर वो सरकार गिरेगा। देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि मैं वापस आने वाला हूँ, और लेकिन वो वापस नहीं आ सके। 1 बरस चलने की उम्मीद उनको बिल्कुल ही नहीं थी, और वो 1 बरस चलने के बाद उनको अभी पता चल रहा है, अभी 4 दिन में 1 बरस पूरा हो जाएगा कि ये सरकार गिरा नहीं। उनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पूरा सपोर्ट दिया है। उनको लगता था ये 3 पैर की गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला है। इसके लिए उन्होंने बदले का राजकारण, बदले की राजनीति जोश से शुरू की है। प्रताप सरनाइक उसके विक्टिम है। बट सर, मेरा सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी के लिए बीजेपी क्यों ये काम करेगी। वही तो मैं मानता हूँ भी। मैं अर्नब गोस्वामी के चैनल पे बहुत कम से कम 10 बरस जाता रहता था। पहले टाइम्स नाउ में, रिपब्लिक में ज्यादा मैं गया नहीं, और रिपब्लिक में भी पहले 2-3 प्रोग्राम में मैं गया था। लेकिन जिस तरह 2012 के बाद अर्नब गोस्वामी ने जर्नलिस्ट का रोल छोड़ दिया और एक प्रचारक का रोल ले लिया,
और वो प्रचारक का रोल इतना पावरफुल था क्योंकि पूरा चैनल उनके हाथ में था, और वो पहले टाइम्स नाउ और बाद में रिपब्लिक, वो चैनल से उन्होंने जिस तरह प्रचार किया, गैर प्रचार किया, उससे ये पता चल रहा था कि ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लाइन चलाने के लिए ये टेलीविजन चैनल चला रहे हैं। ये टेलीविजन चैनल सेपरेटली उन्होंने बनाया है, उसी के लिए बनाया है कि उनको एक प्रचार यंत्रणा चाहिए। वो प्रचार यंत्रणा बनाई गई, नहीं तो मैं भी उनके साथ उनके चैनल पे जाता था, मैं पैनल में जाता था, लेकिन ये हम देखते थे how the channel was getting completely degenerated into a campaign machine, and it was absolutely obscene and vulgar campaign machine that he was running. I think Arnab Goswami therefore needed to be charged, and he was charged accordingly after Kangana Ranaut case, and when he tried to involve Aditya Thackeray, Shiv Sena, Uddhav Thackeray into the entire Sushant Rajput case, he was saying अभी सुशांत राजपूत केस का नाम भी नहीं है। उन्होंने 3 महीने, actually I will say that Riya was arrested entirely because of the campaign run by Arnab Goswami, followed by some other channels, particularly some Hindi channels, और उसके वजह अर्नब गोस्वामी ने जो एक माहौल तैयार किया, वो माहौल को बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो बीजेपी के एजेंट है, मोदी शाह के एजेंट है, इस तरह वो काम कर रहे थे, इसके लिए सब हो गया है। बट वो एक पत्रकार है, अगर पत्रकार को अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो ये तो गलत होगा। नहीं, उनको पत्रकार के लिए गिरफ्तारी हुई नहीं है। उन्होंने जो पत्रकारिता की उसके बारे में एक भी शब्द नहीं है, एक भी लफ्ज नहीं है। उनको जो अरेस्ट हुई है, वो जो अन्वय नाइक थे, उन्होंने जो लेटर लिखा था खुदकुशी करने के पहले, वो लेटर में उन्होंने ऐसा लिखा था कि मेरे पैसे 40 या 80 लाख कुछ है, वो दिए नहीं, और मेरे पास अभी धमकी आ रही थी, तो मैं अर्नब गोस्वामी को कहा कि आपने मेरा काम लिया है, आप मुझे पैसे देने को प्रॉमिस किया है, और आप पैसे देने के प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं दे रहे, मेरे घर में धमकी आ रही है, मैं क्या करूं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कॉर्नर हो गए, वो आइसोलेट हो गए, और उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर, वही निराशा के अंदर उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो मुझे लगता है कि ये खुदकुशी का कारण था, अबेटमेंट का कारण था, और यही कैंपेन अर्नब गोस्वामी ने सुशांत राजपूत के लिए किया था कि सुशांत राजपूत ने खुदकुशी नहीं की है, खुदकुशी सिर्फ की है नहीं, लेकिन रिया और बाकी सब लोगों ने, आदित्य ठाकरे, उन्होंने अबेटमेंट एंड एड की है। तो खुदकुशी को मदद करने के आरोप में वो सुशांत राजपूत के केस में रिया को और आदित्य को भी अरेस्ट करना चाहते थे। तो अभी उसी तरह का आरोप उनके ऊपर है, पत्रकारिता का कोई आरोप नहीं है, उनको पत्रकार होके अरेस्ट नहीं हुई है। बट सर, ये तो हर सरकार कहेगी ना, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को टारगेट किया, जिस तरीके से मुंबई पुलिस को टारगेट किया, तो कोई भी सरकार तो यही बहाना बनाएगी कि हम तो इनको इसलिए नहीं अरेस्ट कर रहे। बट दरअसल लगता तो यही कि एक पत्रकार को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है ना। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत की नोट भी नहीं थी, सुशांत सिंह राजपूत ने किधर रिकॉर्ड भी करके नहीं रखा था कि मेरी खुदकुशी के लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ तो अन्वय नाइक ने लिखा हुआ है, अन्वय नाइक की वाइफ टीवी पे आके बोलती है कि ये सब अर्नब के वजह हुआ, तो ये पत्रकारिता का कैसे होती है, और पत्रकारिता के बारे में उनको अरेस्ट करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। बट लेकिन सर, मेरा सवाल है कि पत्रकारिता पूरी छोड़ दी थी, वो प्रचार का काम कर रहे थे। बट मेरा सवाल ये है कि आप कैसे कहते हैं कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं? पत्रकार की कोई ना कोई तो विचारधारा होती है। कल आपको भी लोग कह सकते हो, मेरे बारे में भी तो लोग यही कहा करते थे कि मेरे बारे में तो कहते ही है जी, मेरे बारे में तो कहते ही है, मेरे बारे में कहते ही कुमार केतकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के और नेहरू कुटुंब के और नेहरू डायनास्टी के एजेंट है, मेरे बारे में भी कहते हैं। लेकिन ये आपको उधर आपके कैंपेन में एक्चुअली प्रूव होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी जिस तरह बीजेपी की नहीं चर्चा कर रहे थे, तो हिंदुत्व की चर्चा कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चर्चा कर रहे थे। ये सवाल, विचारधारा हर एक जर्नलिस्ट को होना जरूरी है, और मैं हिंदुत्व की कोई विचारधारा मानता है तो उसके लिए भी मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा। कोई समाजवाद मानता है, कोई हिंदुत्व मानता है, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा मानता है, मानने दो, उसमें कोई फर्क नहीं है। हर एक पत्रकार कोई ना कोई विचारधारा से आता है, वो विचारधारा मानना उसका धर्म है, वो विचारधारा वो मानेगा, वो विचारधारा जहां उसको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके ऊपर प्रचार करेगा। लेकिन वो विचारधारा मानने के लिए वो दूसरे की इस तरह की बदनामी नहीं करेगा कि जिससे वायलेंस भी हो। उसने, अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह मुस्लिम समाज को जिस तरह जिम्मेदार धरा, इवन कोरोना के लिए, इस तरह की, अभी मैं भी बायस्ड हूँ, आप मालूम नहीं मुझे, आप तो मैं आपको मानता हूँ बहुत ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं बायस्ड हूँ, मैं ओपनली
एडमिट करता हूँ कि मैं नेहरू डायनास्टी को मानता हूँ। नेहरू डायनास्टी मतलब नेहरू डायनास्टी नहीं है वो। इट इज, इफ आई वाज सपोर्टिंग नेहरू डायनास्टी, आई वुड हैव सपोर्टेड मनेका गांधी एंड वरुण गांधी आल्सो। द क्वेश्चन इज आइडियोलॉजी। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, वो मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं कांग्रेस, जब मैं जर्नलिस्ट था, एडिटर था, तब कांग्रेस के खिलाफ मैंने कितना लिखा है, बहुत मैंने कांग्रेस के खिलाफ लिखा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लिखा हुआ है जब कांग्रेस, मुझे लगा कि नेहरूवियन लाइन छोड़ दे रही है। लेकिन नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसके बारे में तो मैंने कभी सवाल नहीं किए। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर सवाल किए और बदनामी की, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इस तरह मैंने नहीं किया। मैं भी मानता हूँ विचारधारा का सम्मान मैं करता हूँ, हिंदुत्ववादी विचारधारा का सम्मान भी मैं करता हूँ, लेकिन उसमें दूसरा का कैरेक्टर असैसिनेशन, चारित्र हनन नहीं होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने वो जो बैलेंस था बिटवीन रिपोर्टिंग एंड आइडियोलॉजी, वो छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है? मुझे नहीं लगता गिरने वाली है, क्योंकि वो तीनों का जो दिल जमाई है, वो जो मतभेद होते हैं वो कोई भी अलायंस में होते हैं, और इतने मतभेद तो होता है, वो भी डेमोक्रेसी का एक भाग है। मुझे नहीं लगता अभी तो गिरने वाली है। अभी 4 वर्ष बाकी है। उनको तो लग रहा था कि 3 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं, इनका मानना था। अभी 1 वर्ष हो गया। बट क्या आप इस संभावना से इनकार करते हैं कि बीजेपी जो है सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगी? बहुत कर रही है। मैं दिल्ली में हूँ, इतनी कोशिश वो करते हैं ये सरकार गिराने की, और तरह तरह की योजनाएं कर रही है, और बहुत सारा हिंदी और मराठी मीडिया भी उन्होंने साथ में लिया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मीडिया में जितनी बार चंद्रकांत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर और किरीट सोमैया दिखते हैं, उतने शिवसेना के कोई नेता दिखते नहीं है। सिर्फ बीजेपी के नेता ही बहुत सारे मराठी चैनल पे दिखते हैं। तो ये आराम से आप समझ सकते हैं कि ये मराठी चैनल, ये उनके पास पेड एजेंट जैसे काम करते हैं। ये दानवे तो कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर वहां बीजेपी की सरकार हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की। दानवे अभी कह रहे हैं, उसके पहले बहुत सारे लोगों ने यही कहा है। दानवे अभी कह रहे हैं। अभी ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब दानवे ने कहा, उसके दो दिन के बाद ही प्रताप सरनाइक के घर रेड हो गई। तो मतलब इनका जो एफर्ट, उनको क्या लगता है जो मध्य प्रदेश में हुआ वो यहाँ वो कर सकते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस से या राष्ट्रवादी पार्टी से या शिवसेना से कुछ 12-15 एमएलए उनको मिल जाए, वो रेसिग्नेशन दे या उनको अलग ग्रुप बना के डिफेक्शन करके नई पार्टी बनाए, तो आराम से गिर जाएगा। ये भी सच है। आप गणित करोगे तो आराम से पता चलेगा। उनके पास 105 है, उनको सिर्फ और 40 लोग चाहिए। 105 बीजेपी के हैं, उनको 40 लोग चाहिए। ये 3 पार्टियों में से 2 पार्टी में 20-20 आमदार, 20-20 एमएलए उनको मिल जाएंगे, तो मध्य प्रदेश जैसा हो जाएगा, जैसा राजस्थान में भी उन्होंने एफर्ट किया। जो एफर्ट उन्होंने मध्य प्रदेश में सक्सेसफुली किया, वैसे मणिपुर में किया, गोवा में किया, बहुत उनका वही। जब वो चुन के नहीं आते हैं तो वो ये एफर्ट लेके सरकार बनाते हैं। मुझे तो लगता है बिहार के इलेक्शन के बारे में आपने बात नहीं की, लेकिन बिहार के इलेक्शन में कम से कम 15 सीटें ऐसी है कि उसके बारे में पूरा डाउट आ सकता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आदमी उधर एग्जामिनेशन करेंगे तो उनको डाउट आएगा कि ये आसान से इलेक्शन हुई नहीं है। और उनमें से 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे है कि उधर का डिस्टेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर इज 15 to 20 वोट्स, 100 वोट्स, 200 वोट्स। तो मुझे लगता है उसमें रिकाउंट को परमिशन क्यों नहीं दी गई? रिकाउंट तो करने में क्या परमिशन क्यों नाकारी गई? तो मुझे लगता है बीजेपी का एफर्ट कंटिन्यूअसली 1 बरस भी चल रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का एफर्ट नहीं चल रहा है। तो आपकी सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? 5 साल चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या गिर जाएगी पहले से? मुझे लगता है जिस तरह का बैलेंस और सैनिटी अभी तक शरद पवार, बाला साहेब थोराट और उद्धव ठाकरे इन्होंने दिखाई है, ये सैनिटी रहेगी तो जरूर वो चला सकेंगे। हर्डल्स 2 है। 2022 में मुंबई कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, उसके बाद बाकी छोटे इलेक्शन है, और बाद में 2024 की इलेक्शन है। वो इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सब क्वेश्चंस आएंगे, तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जरूर आएंगे। लेकिन वो जरूर इशू जो आने वाले हैं उसके बारे में किस तरह से डील करना, इसके बारे में मुझे लगता है ये तीनों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग किया है। कांग्रेस का नाम ज्यादा होता नहीं है, नाम होता है सिर्फ शरद पवार का, लेकिन संजय राउत जिस तरह से काम करते हैं, शरद पवार जिस तरह से काम करते हैं, बाला साहेब थोराट जितने संयम से काम कर रहे हैं, और बेस्ट इज उद्धव ठाकरे हैज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन होल 1 year. Everybody thought उद्धव ठाकरे will be destroying the party as well as the state, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह का व्यवहार किया है
महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे अभी बीजेपी का नंबर 1 एनिमी हो गया है। बीजेपी कांग्रेस को नंबर 1 एनिमी मानती थी, नेहरू डायनास्टी को, सोनिया राहुल को नंबर 1 एनिमी मानती थी, लेकिन अभी बीजेपी का नंबर 1 एनिमी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो गया। बिल्कुल। आइए कांग्रेस से बात करते हैं। आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार के अंदर तो कांग्रेस पार्टी अगर अच्छी सीटें जीत के लाती तो आज वहां पे सरकार होती तेजस्वी यादव की। कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की वजह से वहां बिहार में सरकार नहीं बन पाई और मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनी। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका बराबर है, लेकिन हाफ ट्रूथ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी की सीटें वैसे की वैसे आ गई। आरजेडी की सीटें ज्यादा आ गई। कांग्रेस की 70 सीट्स में कम से कम 30 सीट आनी चाहिए थी और सरकार बन सकता था, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की वजह पूरा आरजेडी अलायंस कोलैप्स हो गया। ये इंटरप्रिटेशन बराबर नहीं। आप पूरे फिगर देखोगे, इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखोगे, जिस 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पूरी तरह हार गई, बहुत जगह डिपॉजिट भी गए, वो 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरजेडी कभी भी जीती नहीं थी पहले, कभी भी। जब साथ में थी, जी साथ थी जेडीयू के साथ, तब भी नहीं जीती थी आरजेडी या थे। तो वो जो मुझे फेल हो गए, कांग्रेस शुड हैव मीन दैट एंटायरली। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।